चलिएगा। अब आगे हम अगर जाते हैं तो हम आएगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। एक्चुअली हमें इवन मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस की हम बात करें, ज्यादा बेटर वर्ड होगा, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। मतलब हमें, तुम कहोगे इसका मतलब क्या हुआ, सुनिएगा बेटा। देखो, कोई वो मेजरमेंट जो हमारी हद में है, जैसे मैं तुमसे कहूं इस पेन की लंबाई नाप लो, आप नाप लोगे, स्केल ले आओ। मैं तुमसे कहूं तुम्हारे घर के सामने सड़क है, उसकी लंबाई नाप लो, वो भी तुम नाप ही लोगे। इवन मैं तुमसे कहूं तुम एक शहर से दूसरे शहर जाओ, तो उसके बीच की दूरी भी तुम नाप ही लोगे। कुछ नहीं, अपनी गाड़ी का मीटर में ही रीडिंग ले लोगे, तो पता चल जाएगा कितनी दूरी तक के आए, कितनी दूरी हम चल के आए हैं। तो मतलब वो डिस्टेंसेस जो हमारी हद में होती हैं, कुछ 1000 किलोमीटर तक की डिस्टेंसेस, जिनको हम आसानी से नाप सकते हैं। इसी तरह से तुम्हें पता है बेटा, वो डिस्टेंसेस जो हमने अभी तुम्हें एग्जाम्पल में रखा, जिनको हम आसानी से मीटर स्केल से या किसी अन्य तरीके से डे टू डे लाइफ में आसानी से नाप लेते हैं, हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लार्ज डिस्टेंसेस, जैसे यहां से सूरज के बीच की दूरी, अब इसको नापना हमारे आपके बस का तो नहीं। वैज्ञानिकों ने नाप लिया, लेकिन हम सोचेंगे डे टू डे लाइफ में हम नाप लेंगे, नहीं नाप पाओगे। अगर कहा जाए यहां से किसी दूसरी गैलेक्सी के बीच की दूरी, यूनिवर्स की कितनी लंबाई है, इन सब बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को नापना आसान नहीं है। तो हम इनको कैसे नापें? इसी तरह से बेटा बड़ी छोटी डिस्टेंसेस को भी नापना आसान नहीं है। जैसे एटम का साइज, एटम का रेडियस, डायमीटर, न्यूक्लियस का रेडियस, न्यूक्लियस का साइज, मॉलिक्यूल का डायमीटर, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंसेस को भी आसानी से नापना संभव नहीं है। तो इस जगह पर हम वो बड़ी बड़ी लार्ज डिस्टेंसेस, शॉर्ट डिस्टेंसेस को नापने के बारे में जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उनके बारे में यहां पर हम स्टडी करेंगे। तो अब आया कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, किसी दूर के प्लेनेट की दूरी पता करना है, तो इसका सबसे एक पॉपुलर मेथड है, उसे पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड, ये आ जाता है, राइट। अब पैरेलैक्स क्या होता है? क्या तुम इस टर्म से थोड़ा सा फैमिलियर हो? कुछ आइडिया है तुम्हें, या मैं बताऊं इसके बारे में? कुछ शेयर करना चाहोगे बेटा? चलिए मैं बताता हूं। एक काम करना, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, तो वहीं पे जहां पे बैठे हुए हो वहीं पे उसको करना। यहां पर बताएगा करो। तुम अपने घर में दीवार के ऊपर एक पॉइंट को देख लो, कुछ भी दीवार पे, एक मान लीजिए कोई तुम्हारी तस्वीर लगी है, उस पर कर लो, कोई एक डॉट लगा है, कीला लगा है, कोई छोटी पॉइंट पे फोकस कर लो, और उस तरफ, उस पॉइंट की तरफ ऐसे पेन करो। तो तुम एक वॉल के ऊपर, वॉल बेटा तुम्हारे घर की दीवार जो है बैकग्राउंड है, एक पॉइंट, एक स्क्रीन, कोई कुछ भी वहां पर ले लो। छोटा पॉइंट हो बेहतर है, क्योंकि दूर होता है तो बड़ा पॉइंट काम करता है। जैसे हमने मान लीजिए एक तस्वीर ले लिया, तो आप दीवार पे छोटा पॉइंट ले लें, उसकी तरफ ये पेन को आप ऐसे करें, पेन ना हो उंगली कर लीजिए, जैसे भी है। और इसको करने के बाद आप बेटा उस पॉइंट की तरफ ही इसको रखिए। फिर आप बाईं आंख को बंद करिए। बेटा बाईं आंख को बंद करो और देखो पेन की कुछ पोजीशन है। आप उसके बाद बाईं आंख को खोल के दाहिनी आंख को बंद करो, तो तुम गौर से देखो जो पेन की पोजीशन है, बाईं आंख को जब हम बंद करते हैं तो अलग आई है, और जब बाईं आंख को खोल देते हैं और दाईं आंख को बंद करते हैं तो पेन की पोजीशन बाएं दाएं थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। देखो बेटा ऐसा हो रहा है ना? इसे पैरेलैक्स कहते हैं। इट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। मतलब आप बैकग्राउंड में किसी पॉइंट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, और आंख को बंद करने का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक बार जब बाईं आंख बंद करते हैं तो हमारी दाईं आंख जो है ये ऑब्जर्वर हो गया। जैसे मैंने ऐसे पेन रखा, मैंने बाईं आंख को बंद किया, तो दाईं आंख हमारा ऑब्जर्वर, यानी यहां से हम देख रहे हैं। और जब हम इस आंख को बंद कर लेते हैं, बाईं को खोलते हैं, तो ऑब्जर्वर ये हो गया। यानी तुम कह सकते हो ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस क्या है? लेफ्ट आई एंड राइट आई के बीच की जो दूरी है, ये ऑब्जर्वर के बीच की दूरी है। यानी हम कर क्या रहे हैं, ध्यान देना, हम इस ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट प्लेसेस से देख रहे हैं। एक बार दाहिनी आंख से देख रहे हैं और एक बार बाईं आंख से देख रहे हैं। ऐसा करने पर ये जो ऑब्जेक्ट है एक बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में थोड़ी सी शिफ्ट करता है। इसे पैरेलैक्स कहते हैं। मतलब शिफ्टिंग अपनी, मतलब हम अलग अलग से देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स।
ये पैरेलैक्स कहलाता है और इस मेथड का इस्तेमाल दूर की चीजों को नापने के लिए किया जाता है। तुम कहोगे कैसे करते होंगे? जब हम दाहिनी आंख से देखते हैं चीजों को तो ये ऑब्जर्वर की पहली पोजीशन है, और फिर जब बाईं आंख से देखते हैं तो ऑब्जर्वर की बेटा ये दूसरी पोजीशन है। इसमें फर्स्ट लेफ्ट आई इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, राइट इज द सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसे बेसिस कहते हैं। तो बेसिस, थोड़ा सा टर्म ध्यान रखना, बेसिस क्या है? ऑब्जर्वर की दो पोजीशन के बीच की दूरी होती है। तो वास्तव में जब दूर किसी प्लेनेट को देखना होता है तो जानते वैज्ञानिक क्या करते हैं? अर्थ पर एक बार वो एक जगह लैब में बैठते हैं, जैसे मान लीजिए बाईं आंख को मैंने पहली लैब मान लिया, यहां से देख रहे हैं, और उस प्लेनेट पे फोकस करते हैं। फिर वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे प्लेस से सेम प्लेनेट को देखते हैं। तो आप ध्यान देना, मान लो ये प्लेनेट यहां पर है, ये प्लेनेट है अर्थ पर, पहले आप इस जगह से इसके ऊपर टेलीस्कोप से फोकस करते हैं, टेलीस्कोप में रीडिंग आती है बेटा। इवन सेम टाइम पर दूसरा वैज्ञानिक आपका साथी यहां बैठा है और वो यहां से इसके ऊपर फोकस करता है। तो जब दोनों यानी ऑब्जर्वर 2 और ऑब्जर्वर 1 एक साथ इस प्लेनेट पर दो डिफरेंट प्लेसेस से फोकस करते हैं तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे बेसिस कहते हैं। यहां से ये आपको पता होता है कि भैया हम अर्थ पर यहां इंडिया में थे और ये अमेरिका में था, इसके बीच की दूरी आपको पता है क्या? अब आप जब यहां से इस प्लेनेट को देखेंगे, यहां से इस प्लेनेट को देखेंगे तो एक एंगल बन जाएगा। ये एंगल आपका टेलीस्कोप रीड कर लेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको टेलीस्कोप से पता चल गया है, ये दूरी आपको नापने से पता है कि आप कितनी दूरी पर हैं, और हमें ये प्लेनेट से अर्थ के बीच की बेटा ये दूरी कह लो या ये दूरी कह लो नापनी है, ये डिस्टेंस नापनी है। तुम्हें लगे कि सर पीबी को पीईटी को हम डिस्टेंस माने या पीई1 को, चॉइस आपकी है, दोनों बराबर ही है, ये भी है। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब बड़ा आसान है फाइंड आउट करना। कैसे? तो पता है बेटा, ये एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये आर्क कहां लग रहा? देखो बेटा, अगर बहुत बड़ा हम सर्किल बनाते हैं, देखो थोड़ा बड़ा सर्किल बनाते हैं तो सर्किल का सेंटर ये होता, और ये पॉइंट अगर हम यहां लेते बेटा, देखो ये बताओ बेटा, देखो सर्किल का ये सेंटर है, ये रेडियस है, सर्किल के ऊपर ये दो पॉइंट हैं E1 E2 हो गए, बिल्कुल ऐसे बना रहा है, देखो E1 E2 ये हो गए। ये एंगल अगर यहां पर थीटा आता था तो तुम गौर से देखो, एंगल इक्वल टू ये आर्क होता था S और ये रेडियस होता था। देखो रेडियस की जगह D है, इसकी जगह पर ये यहां पर पोर्शन है और ये एंगल है। बोली इतनी बात क्लियर है? ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जो बहुत बच्चों सा है, जो हमने कल भी पढ़ा था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसका बड़ा इस्तेमाल है। तो अब जरा सुनिएगा, तो तुम कहोगे कि सर आप बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? जब एक दूर के ऑब्जर्वर को दो डिफरेंट प्लेसेस से, जो हमने तुमको आंख से बताया था, पहली आंख और दूसरी आंख से देखते हैं, उस समय इन दोनों के बीच का जो एंगल आता है यहां पर, इसको मेजर करके हम ये दूरी निकाल सकते हैं। इस मेथड को पैरेलैक्स मेथड कहा जाता है। ये डायग्राम अभी वापस फिर बनाएंगे क्योंकि अभी हम कैलकुलेट करेंगे। इस डायग्राम में ये एंगल है तो ये आर्क है और ये रेडियस है। ये समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। देखो बेटा, इस रेडियस के इक्विवेलेंट है, क्योंकि बाद में बच्चे कहते हैं सर ये रेडियस कैसे आपने मान लिया? क्योंकि ये एक सर्किल का हिस्सा है बेटा। देखो ये सर्किल का हिस्सा है और रेडियस हुआ। बताओ इतनी बात क्लियर है? तो मैं डायग्राम हटा के पैरेलैक्स का असली मीनिंग में डेफिनेशन लिखा दो थोड़ी सी। बोले बेटा, तो बताइएगा पैरेलैक्स मेथड का क्या मतलब हुआ? देखो हमने क्या किया था, एक दीवार के ऊपर पॉइंट लिया था, उसके रेस्पेक्ट में इस पेन को ऐसे रखा था। एक बार ऑब्जर्वर दाहिनी आंख था, एक बार ऑब्जर्वर बाईं आंख था। जब हम एक साइड से देखते थे, यानी दाहिनी आंख से या बाईं आंख से, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में एक एपरेंट शिफ्ट आता था। तुम कहोगे एपरेंट क्यों बोला? तुम खुद बताओ बेटा। इस पेन को तो हम हटा नहीं रहे थे, ये तो बेचारा वहीं का वहीं था, केवल आंख की पोजीशन बदलने से शिफ्ट हो रहा था। तो रियल शिफ्ट तो हुआ नहीं, हमने तो किया नहीं, केवल आंखों की पोजीशन की वजह से इसमें एक आभासी पोजीशन में चेंज हुआ। दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स, इसे पैरेलैक्स कहते हैं। तो जरा एक डेफिनेशन में डिक्टेट करूं, आप लिखोगे? लिखो। अच्छा मैं ही लिख देता हूं, लिखो। पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज apparent shift in the position of object with respect to WRT। बेटा with respect to है, आप इसे पहले चलिए मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, with respect to, इसे हम WRT से आगे लिखेंगे,
the background due to change in position of ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्यों बेटा? आंख की दो पोजीशन ऑब्जर्वर मानी जा रही है, राइट? ये पैरेलैक्स कहलाता है, ठीक है। डिस्टेंस, ये मैंने आंख वाला जो एग्जाम्पल बताया था उसके आधार पर लिख रहे हैं, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ ऑब्जर्वर। जैसे आंख वाले केस में ऑब्जर्वर की दो पोजीशन E1 E2 थी, इज कॉल्ड बेसिस। अब मैं किसी दूर के प्लेनेट के बीच की दूरी नापना चाहता हूं अर्थ। टू मेजर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट, कैसे मेजर करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तरीका बड़ा आसान है अगर आप ध्यान से जाओ। देखो बेटा, ये एक प्लेनेट है, हमने P से डिनोट कर दिया, प्लेनेट है। आपको इसको धरती से, अर्थ से तुम्हें इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है कि भाई अर्थ से डिस्टेंस हम इसकी मेजर करें। तो आप बताएं क्या करेंगे। अर्थ के ऊपर एक पॉइंट E1 है। E1 क्या हुआ? आप ऑब्जर्वर का पॉइंट मान ले, एक्सपेरिमेंट्रिस्ट का मान ले, अर्थ का मान, समझिएगा बेटा। अर्थ के ऊपर ये पॉइंट E1 है। आप यहां से इस प्लेनेट के ऊपर टेलीस्कोप से फोकस करिए। जैसे आप टेलीस्कोप लेकर के लैब में बैठ जाइए और आप उस प्लेनेट के किसी पॉइंट के ऊपर यहां फोकस करिए। उसी टाइम पर आप ऐसा करिए, अर्थ के पास, अर्थ पर ही कुछ दूरी पे दूसरा पॉइंट है। ये ऑब्जर्वर पहली पोजीशन में है, ये ऑब्जर्वर की दूसरी पोजीशन है। इनके बीच की डिस्टेंस को बेसिस करते हैं, यहां से फोकस करिए। ये d जो डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट है हमें फाइंड आउट करना है, और ये एंगल आपको पता चल जाएगा क्योंकि यहां से यहां जाने में क्या एंगल है आपको पता होगा। तो क्या आ जाएगा बेटा? देखो E1 क्या है, E1 एंड E2 कर लेना, लिखोगे R टू पोजीशंस ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की दो पोजीशंस हैं, राइट? B इज बेसिस and that is distance between two positions of observer। ऑब्जर्वर की दो पोजीशन के बीच की डिस्टेंस है। थीटा इज द एंगल। अब तुम्हें बेटा d पता करना है, d। तो आप ध्यान रखिएगा, d इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट। डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट कहां से? ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम द अर्थ। हमें ये फाइंड आउट करना है। कैसे करें? बड़ा सिंपल सा है। देखो बेटा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सिंस एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये आप जानते हैं। एंगल थीटा है। एंगल को डिग्री में नहीं लिखेंगे, सबको याद है, रेडियन में लिखा जाएगा। आर कितने के बराबर है बेटा? b के बराबर है ये, और रेडियस कैपिटल D के बराबर है ये। तो यहां से अगर मैं मेन हमें निकालना है, स्मॉल d, सॉरी कैपिटल D है तो उसे हम निकाल लें। तो देखो d इक्वल टू b बाई थीटा आ जाता है। तो बेटा आप ध्यान रखिएगा, ये दूरी आपको पता है, ये एंगल रेडियन में पता है। आप इस फार्मूले से क्या करेंगे? d को निकाल लेंगे। तो अब तुम कहोगे सर हमें प्लेनेट की दूरी पता चल गई। तो जानते बेटा, अगर हम ये माने कि इक्वेशन ये जो लास्ट वाली है इससे हमें d इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट पता चल गया, तो हम साइज ऑफ प्लेनेट भी निकाल सकते हैं। तो साइज ऑफ प्लेनेट कैसे निकालेंगे? तो अगला हेडिंग दीजिएगा, साइज ऑफ प्लेनेट। हम इस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम मानेंगे कि प्लेनेट की दूरी हमें पता है। बेटा जब तक प्लेनेट की दूरी नहीं पता होगा हम साइज कैसे निकाल पाएंगे? तो आप आइएगा, साइज ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट का हम साइज निकालें। प्लेनेट का साइज देखना बेटा, सभी बताइएगा। जैसे बेटा ये प्लेनेट था, मान लीजिए ये प्लेनेट था, और इसका साइज का मतलब डायमीटर या रेडियस, ये डायमीटर पता करना है। तो आप देखिएगा ये प्लेनेट है, इसका ये सेंटर है, और इसका ये डायमीटर है d, और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो d इज व्हाट? डायमीटर ऑफ प्लेनेट, ऑफ द प्लेनेट, उस प्लेनेट का डायमीटर है, और ये हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिएगा, इस प्लेनेट की धरती से दूरी पता है। अब आप जानते हो बेटा, जैसे पिछले में अर्थ के दो पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लिया था, अब एक जगह से देखो, आप यहां पर आ गए E, यहां पर अर्थ पर पॉइंट है, अर्थ पर ये पॉइंट है,
और यहीं पर ऑब्जर्वर है बेटा, ऑब्जर्वर यहां पर है। ऑब्वियसली बात हम अब अर्थ से ही नापेंगे। आप बताएं क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक टेलीस्कोप लेंगे और इस प्लैनेट के इस पॉइंट P1 को ले लो, इसको P2 ले लो। आप यहां से प्लैनेट के इस पॉइंट पर टेलीस्कोप से फोकस करेंगे। आप यहां बेटा लेंगे टेलीस्कोप और इसको ले जाके सेट कर देंगे यहां पर। अब आप टेलीस्कोप को इस पॉइंट पे फोकस कर देंगे। आप बताइएगा, आप टेलीस्कोप लिए थे, जैसे ये यहां से आपने फोकस किया, फिर घुमाकर टेलीस्कोप को ये यहां पर ले आए और यहां फोकस किया, तो इस पॉइंट P2 और P1 के बीच में ये जो एंगल क्या हुआ, ये आपको टेलीस्कोप की रीडिंग में मिल गया 5। तो ये एंगल आपने पता कर लिया। इस प्लैनेट की दूरी d जो है ये नोन है। यहां से देखो, इस फार्मूले से दूरी d नोन है, ये हमें नोन है, हमें पता है, और ये अननोन है, पता करना है। फार्मूला देखो बेटा, फिर वही लगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लिखोगे सिंस एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सिर्फ वही फार्मूला लग रहा है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बेटा एंगल को यहां हमने फाई से डिनोट कर लिया है, फाई। आर्क बेटा ये माना जाएगा, ये आर्क है, और ये दूरी रेडियस है d, और रेडियस कैपिटल D है। हमें d निकालना है। देखो डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, देयरफॉर d इक्वल टू फाई d आ जाएगा। ध्यान रखिएगा बेटा, इक्वेशन 2 लिख दें। फाई आप यहां से फाइंड आउट करेंगे मेजरमेंट में, d आपको यहां से ऑलरेडी पता था, इसी के वैल्यू रख देंगे। तो आप लिखना चाहे लिख दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ d फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से उठा के यहां पर d की वैल्यू रखें, तो देखिए क्या आ जाएगा बेटा, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इज 5 एंड दैट इज इक्वल टू b अपॉन थीटा। ये सब पता था और रख करके आप आंसर निकाल सकते हैं। फाई और थीटा की वैल्यूज हमेशा रेडियन में रखी जाएंगी, उसके अलावा नहीं रखी जाएंगी। क्लियर बेटा? चलिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। आपके पास एनसीईआरटी पढ़ी हाथ बेटा वही बगल में है आपके पास। चलो आ जाओ, हम बताते हैं इससे रिलेटेड। इवन मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें इसलिए दूंगा क्योंकि मैं शायद 1-2 क्वेश्चन यहाँ से करा देता हूँ और फिर तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम्हें करना है। हाँ, कठिनाई आएगा तो आप मुझे बताइएगा। और इसके बाद एग्जाम्पल 2.3 आपको करना है और एग्जाम्पल 2.4 करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे करने यार, मतलब एक बार करने के लिए सब इंपॉर्टेंट है। एक बार कर लोगे तो उसके बाद ये तकलीफ नहीं देंगे। ये आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देता हूँ, इन्हीं पर बेस्ड है, तो आप चाहें तो उसे लिखें। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, इवन मैं लिख ही देता हूँ जिससे कि लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये जो 3 क्वेश्चन दिए इन्हें कर लेना बेटा। ये 3 क्वेश्चन जो है मतलब तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मैंने जेईई मेंस में देखा बेटा, ऐसे क्वेश्चन अब कुछ आने लगे। क्यों आने लगे? इनमें कुछ फालतू का कैलकुलेशन बड़ा होता है, और कैलकुलेशन बेस्ड तो जेईई मेंस में क्वेश्चन पिछली बार भी दिए थे, इस बार भी थोड़ा परेशान किया है। पिछले साल तो काफी परेशान किया था। हेडिंग सॉरी क्वेश्चन लिखिएगा था, लिखो द पैरेलैक्स ऑफ, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। द पैरेलैक्स ऑफ अ फार ऑफ प्लैनेट, द पैरेलैक्स ऑफ अ फार ऑफ प्लैनेट as measured from the two diametric, as measured from the two diametric extremes on the equator, extremes on the equator of the earth is 2.0 मिनट्स। मतलब ये एंगल दिया है बेटा, 2.0 मिनट्स टाइम नहीं है बेटा, ये एंगल है। आपको पता है ना, एंगल का यूनिट मिनट्स भी होता है। इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज, ये ट्रू वैल्यू दिया है बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। Find the distance of planet, find distance of planet from the earth। ये क्वेश्चन है।
आप इसे सॉल्व करो या थोड़ा डायग्राम बनाओ बेटा, टाइम लो आप, 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम ले, बन जाए तो अच्छा, नहीं फिर मैं बता रहा हूं आपको। देखो, द पैरेलैक्स ऑफ अ फार ऑफ प्लैनेट एज मेजर्ड फ्रॉम द 2 डायमीट्रिक एक्सट्रीम्स ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। देखो क्या कहते हैं, ये प्लैनेट है P, ये प्लैनेट है, दूर है यहां से, और इसकी दूरी आप नाप रहे हैं, तो देखिए क्या लिखा है, द पैरेलैक्स ऑफ far off planet as measured from the 2 diametric extremes on the equator of the earth। अर्थ आप ये बना लीजिए बेटा, देखो ये अर्थ हो गया, ये अर्थ आ गया, और इसका तुम्हें पता है ये बेटा आपका जो आएगा इक्वेटर आया, अर्थ पे इसे इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर पर एक पॉइंट ये है बेटा, आप इसे E1 लिख लें, एक पॉइंट ये है E2 लिख लें। ऑब्वियसली बात बेटा, ये जो दूरी हो जाएगी ये डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाएगी D, और ये कितने के बराबर होगी, 2r के बराबर होगी। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, तो देखो रेडियस ऑफ अर्थ को हम RE से लिख लेते हैं, और वो है 6400 किलोमीटर। अगर आप मीटर में लिखे थे 6.4 × 10⁶ मीटर है, ये आता है। तो बेटा डायमीटर भी पता चल जाएगा, देयरफॉर डायमीटर इज 2, RE आ जाता है, यानी 2 × 6.4 × 10⁶ मीटर आया। ये तो कैलकुलेशन है बेटा। तो ये बताइए क्या कहते हैं, इस प्लेनेट पर अर्थ के ये जो इक्वेटर पे 2 पॉइंट है, यहां से आप इसमें फोकस करते हो बेटा, ये आपने यहां से ये टेलीस्कोप लगा दिया, और फिर यहां से फोकस करते हो, ये तो अर्थ के 2 पॉइंट से फोकस करते हो, तो ये एंगल जो आता है ये आ जाता है 2 मिनट के बराबर, 2 मिनट्स आ जाता है। तो थीटा कितना दे रखा है बेटा, 2 मिनट। अब आप बताइएगा, मिनट को तुम्हें रेडियन में लाना पड़ेगा, तो पता है जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एंगल को तो हमें रेडियन में लाना ही पड़ेगा। तो जरा सा लाओ बेटा, बताओ मिनट्स को डिग्री में लाएंगे 2/60 डिग्री आएगा, और डिग्री को रेडियन में लाएंगे तो इसे 1/30 कर लो, 1/30 डिग्री आ गया, और इसको रेडियन में कर लोगे बेटा तो 1/30 × π/180 रेडियन आ जाएगा। कैलकुलेशन यहां मत किया करो, तुम्हें लगे कि पाई की वैल्यू रखना हो, जरूर रख लो 3.14/30 × 180 रेडियन। क्यों, हम क्यों नहीं बेटा यहाँ पे करते कैलकुलेशन, क्योंकि ये डेटा अभी हमें आगे इस्तेमाल करना है। फिर तुम ये यूज करोगे, सिंस एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगल यानी थीटा, आर्क देखिएगा बेटा क्या आएगा, आर्क इसके इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये आर्क हो गया D, ये D, तो तुम लिखोगे D, और रेडियस बेटा ये दूरी हो गई है, और यही शायद पूछा इन्होंने। देखो क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, ये हमें फाइंड आउट करना है D। तो बताइएगा D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/θ, और स्मॉल d आपको ये पता है, कहा गया ये, और थीटा पता है, रखो, बताया ना बेटा। यहाँ कैलकुलेशन गंदे होते हैं, तो अगर मैं इसमें D लिखूं तो देखो क्या आ जाएगा, D इक्वल टू D/θ आएगा। मैं इसे लिख रहा हूं, देखिएगा D की वैल्यू ये है, इसको करोगे कितना आ जाएगा, 12.8 आ जाएगा बेटा, इंटू 10⁶। थीटा की वैल्यू कितनी है, 3.14, इंटू ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी 30 × 180। आप इसे सॉल्व करके निकालिए क्या आता है, एक मिनट सॉल्व कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब एक चीज बताइएगा, ये बात समझ में आ गई ना बेटा। देखो है कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला लगना है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थोड़ा ये कन्वर्जन है और थोड़ा ये कैलकुलेशन। चलो छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। इसको 2 से अगर आप करोगे तो 6.4 आ जाएगा, ये 2 करोगे 1.57 आ जाएगा। D बेटा आएगा 6.4 × 10⁸ आ जाएगा, अपॉन नीचे से 1.57 बचेगा, इंटू 10⁻10 मीटर, ये बता रहा है, ये आंसर आ गया। ये जो मेथड हमने पढ़ा बेटा पैरेलैक्स वाला, इट वाज एक्चुअली टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस, दूर की चीजों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आएगा मेजर द शॉर्ट डिस्टेंसेस, जैसे तुम्हें माइक्रो एटम का साइज, मॉलिक्यूल का साइज, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इस तरह की चीजें मेजर करनी है या एस्टिमेट करनी है। कई बार होता है हमारा मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होता है बल्कि लगभग होता है, तो एस्टिमेशन कहते हैं।
तो अगला हमारा पार्ट है एस्टिमेशन और मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस, मतलब हम यहां पर क्या करेंगे, छोटी दूरियों को एस्टिमेट या मेजर करेंगे।